सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। इसे उग्र ग्रह की श्रेणी में माना गया है। कुंडली में मंगल की दशा यदि खराब हो तो इससे मंगल दोष होता है और व्यक्ति को किसी प्रकार की तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा यह जाता है कि मंगल दोष होने से विवाह होने में काफ़ी परेशानियां होती हैं या देरी होती है। यदि विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता और कई तरह की परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं। इसीलिए विवाह से पहले ही ये जान लिया जाए कि क्या कुंडली में मंगल दोष है अथवा नहीं है, और यदि मंगल दोष है तो ज्योतिष उपायों की मदद से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल के आज के इस अंक में। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रकाश डालें उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, भाग्यफल के इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से बात करना चाहते हो, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद में इन नंबरों जब आप कॉल करेंगे तो आपकी बातचीत महाराज जी से हो जाएगी। नंबर 0120715386। दूसरा नंबर है 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए, भाग्यफल में जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है आप वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं महाराज जी से इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। महाराज जी, अब मैं बिना किसी देरी के आपकी तरफ बढ़ूंगा। मंगल ग्रह को क्यों कहा जाता है ग्रहों का सेनापति, और इसके दोष के क्या मायने, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, मैं चाहूंगा इन सभी विषयों पर आप जरूर प्रकाश डाल दें। देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को कुछ निश्चित भाव में होने से मंगल दोष के रूप में देखते हैं। मंगल जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और आठवें, 12वें भाव में हो तो वह व्यक्ति मांगलिक रूप में देखा जाता है, और मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में मंगल दोष को 3 लगन चंद्र, सूर्य, शुक्र से भी देखते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए लड़का लड़की को मंगल दोष दूर करने के उपाय भी हम बताएंगे, उसके लक्षण भी बताएंगे कि मंगल दोष के लक्षण क्या हैं। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके विवाह कई तरह से परेशानी आती है। विवाह में देरी होने लगती है, किसी कारण से रिश्ता टूट जाए, ये भी एक मंगल दोष का कारण होता है। विवाह के बाद जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल ना बैठे, ये भी मंगल दोष में आता है। और आप ये मान के चलिए, यदि किसी की कुंडली में 7वें भाव में मंगल दोष हो तो पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव रहता है। कभी कभी लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं, टकराव हो जाते हैं, तलाक के कारण बढ़ जाते हैं। इसलिए विवाह के अलावा मंगल दोष होने से व्यक्ति कर्ज के बोझ में भी डूबा रहता है, जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं, और कुंडली के 12 भाव में मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन के साथ ही शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग, द्वेष और कलेश को जन्म देता है। मंगल दोष होने से व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, क्रोधित, अहंकारी हो जाता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब रहते हैं और या फिर बिगड़ जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि सेनापति है। अब सेनापति जैसे सेना के ऊपर अपने आप को बहुत बोल्ड बना करके चलता है। अहंकारी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि उसको ये अहंकार रहता है कि इतनी बड़ी सेना को कमांडेंट मैं कर रहा हूं। ऐसे ही मंगल का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके उपाय की बात करें तो मंगल दोष के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए मंगल ग्रह की शांति करनी चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत रखें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का प्रसाद बांटें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार दिन लाल कपड़े पहन करके पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मंगल ग्रह की शांति के 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर मूंगा रतन किसी ज्योतिषी की सलाह से उसको धारण करें।
मंगल दोष विवाह से पहले नीम का पेड़ लगाएं और 43 दिन तक कम से कम पेड़ की देखभाल करें। इससे मंगल दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से जो है आप ये मान के चलिए मंगल अपना प्रभाव छोड़ता है। जी महाराज जी, जैसे बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं तो उसका लक्षण हमको पता चल जाता है कि भाई इसके ये सिम्टम्स हैं। क्या इसमें भी सिम्टम्स होते हैं कि भाई अगर मंगल ग्रह का दोष है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? अगर मैं आपसे सरसरी निगाहों से समझना चाहूँ तो क्या कहेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें जब किसी इंसान पर गुजरती हैं तो ये मान लिया जाए कि भाई इसको मंगल ग्रह का दोष है, या किस प्रकार के क्या चीज़ें हैं? तो क्या लक्षण भी उसके होते हैं और कौन कौन से लक्षण होते हैं महाराज जी, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि फला व्यक्ति बहुत से अच्छी बात कही है। जी। मंगल दोष के कारण सबसे प्रथम तो गुस्सैल होता है व्यक्ति, चिड़चिड़ापन रहता है जी। और व्यक्ति में एक तालमेल बिठाने की व्यवस्था कम होती है आपस में। वहीं एक मान लीजिए एक अहंकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन अहंकार जैसा ही व्यक्ति तो उसका बन जाता है और ऐसे व्यक्ति कर्ज के नीचे डूबे रहते हैं। पति पत्नी में तलाक की नौबत बन जाती है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो मंगल दोष के लक्षण जो है इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। इससे मैं कहूंगा कि इसमें सुधार लाने के लिए विशेष रूप से आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, नीम का पौधा अपने हाथ से लगाना चाहिए। 2-5 पौधे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बहुत शुभ और लाभकारी बन जाता है। जाहिर तौर पर महाराज जी, कुछ कॉलर अगर हमारे साथ कनेक्ट है तो उनका रुख करना चाहूंगा। इस वक्त अगर कोई कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है तो आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्ते। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, नाम पूजा कुमारी, जन्म तिथि 22 जनवरी 2002 का जन्म है, मंगलवार दिन सुबह 7:30 बजे के बीच। उसका जन्म बिहार में हुआ था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होगी और जॉब कब होगी, पहले शादी होगी या जॉब, और किस परिवार में शादी होगी और किस दिशा में होगा, और उनके हस्बैंड क्या करेंगे। देखिए पूजा बेटी, आपको बहुत मंगल शुभकामना है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि ये बच्ची जो है मकर लगन में जन्म हुआ है और सूर्य की महादशा है, मंगल का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, सूर्य इनका लगन में बैठा हुआ है और सूर्य आप ये मान के चलिए कि इनको पूर्व दिशा में विवाह के लिए प्रेरित करेगा। इनको गुरु चांडाल योग बना हुआ है, इसलिए सरकारी नौकरी का भी संयोग बनता है। इनको कालसर्प दोष भी है, इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव की पूजा के साथ ही प्रतिदिन इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी का संयोग बनेगा और 2027 में जाके शादी का संयोग बनेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आचार्य जी राम राम। श्री राम जय राम जय राम। सुरेंद्र जी बताइए आराम से। मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि आपने परसों बताया था बैठने का पूजा में, तो मेरे क्या है कि मैं बैठक आधे घंटे ही कर सकता हूँ। जैसे सुबह 1 घंटा 1.25 घंटा पूजा करता हूँ। पहले तो 4:30 पे मैं उठ के 1 घंटा ध्यान योग करता हूँ, फिर 4:30 फिर पूजा और करता हूँ। तब मैं उसमें आधे घंटे नीचे बैठ सकता हूँ प्लास्टर मार के, फिर आधे घंटे मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ता है। ऐसे ही शाम को मेरे को फिर आधे घंटे खड़ा रहना पड़ता है और फिर आधे घंटे कुर्सी पर बैठता हूँ। तो इसके बारे में मुझे जानकारी दे, ये मेरे के साथ क्या करें इसका, यह ठीक है तो चल रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात है। देवताओं का पूजन नित्य कर्म जो करते हैं प्रतिदिन त्रिकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न और सूर्य अस्त के उपरांत, ये 16 उपचारों से पूजा करते हैं। यदि ऐसा त्रिकाल करना संभव न हो तो प्रातः 16 उपचार करते हुए दोपहर में और सूर्य अस्त के उपरांत आप जो है भगवान का स्मरण करें। चाहे खड़े होके करें, बैठ के करें, लेट के करें, कैसे भी करें। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध पवित्र भूमि पर आसन बिछा करके ईश्वर की साधना करनी चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर ही करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर, ईशान कोण की ओर मुख करके बैठना पूजा करनी चाहिए। इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान को कैसे भी पूजा करें, लेकिन भगवान का जो है आपके मन से, आत्मा से पूजन होना चाहिए।
खड़े होके करें। खड़े होके पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करें कि पूजा हमेशा जमीन पर बैठकर करें। पूजा करने के पश्चात आप कुर्सी बैठ के करें, लेकिन खड़े होके ज्यादा देर ना करें। और सिंपल पूजा की बात है कि हमेशा आसन बिछाएं और आसन बैठ करके पूजा करें। इसके साथ बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष टोपी लगा लें या मूड़ी रख लें या फिर साफा बांध लें, जो भी, लेकिन सिर दुपट्टा रुमाल पर ढक करके पूजा करें तो पुण्य फल ज्यादा मिलता है, और नहीं तो पुण्य का फल आकाश में चला जाता है। इसे सिर ढक करके पूजा करें, बड़ी मंगल शुभकामना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि बिना स्नान किए पूजा की जा सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में स्नान नहाना शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्नान ध्यान पवित्रता से ही मन को प्रसन्न करके पूजा करें तो ज्यादा ठीक रहता है। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए, आप चुप मत होइए, बोलिए, हलो करके चुप नहीं होना। देखिए, सभी दर्शकों से अपील है कि आप हलो करके शांत हो जाते हैं और पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। जो सोच के पहले ही तैयार रह के रेडी होके समय का उपयोग करें, तुरंत अपनी बात को बताएं और एक स्वर में एक सांस में बताएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलरों से और ज्यादा ज्यादा लोगों से मिल सके और आपका अच्छा हो सके। जी 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 सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा नाम दिनेश टेलर है। 28/11/90 का जन्म है और मैं 3400 साल अभी लगा है, तो नौकरी का कैसे क्या रहेगा सर उदयपुर? देखिए दिनेश टेलर जी, आपको जो है ना अपनी नौकरी करते रहे, आपका कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप एक नियम बना लें कि एक तो अपने शरीर में से आलस्य बाहर करें और दूसरा सामने वाले को अपना समझ करके, अपने से बड़ा समझ करके विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अवश्य आपको सफलता मिलेगी और चेहरे पे मुस्कुराहट और विनम्रता होनी चाहिए। इसके साथ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। जी हाँ साहब, बोलिए। आवाज मिल रही है? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मेरा जन्म है 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे रतनगढ़। आप बताइए बताइए बताइए। रतनगढ़। जी बताइए, आगे बताइए। कि ये जानना चाहता हूँ कि मैं गंगा जल से सुबह ध्यान योग से नहाता हूँ, क्या वो सही है? और मैं एक दीपक में ही 2 बत्ती करता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन एक दीपक में 2 बत्ती ना करके और 1-2 दीपक जलाएं तो भी ठीक रहेगा। और ध्यान योग का स्नान करना बहुत शुभ है। गंगा जल डाल के स्नान करना तो गंगा में स्नान करने के बराबर होता है। आप ये बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, ये बड़ा शुभ है। आपको मंगल कामनाएं हैं। चलिए अंतिम कुछ कॉलर सब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो बिना किसी देरी के कार्यक्रम में जुड़ जाए, अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकता है। हेलो जी हाँ जी, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, आप महाराज जी से बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम, दिनांक और समय बताइए। विकास। विकास। हाँ विकास जी, आप 2 भाई हैं, आगे बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। प्रकाश बोल रहा हूँ, प्रकाश जी। प्रकाश, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 23/1/1994। 23/1/1994। समय बताइए। 24 तारीख की आ गई। 24 तारीख रात आ गई। 24 तारीख रात आ गई साहब, 2 बजे का। हेलो, क्या जानना चाहते हैं?
बच्चे की नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि आपका ये बच्चा जो प्रकाश है, ये तुला लग्न में जन्म हुआ है, राहु की महादशा है और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, बुध का प्रतंत्र है। ये राहु जो है इनका विशेष तौर पर लाभ घर में बैठा है, लेकिन पाप ग्रहों अधिक अनुकूल होने के कारण, राहु नीच राशि में होने के कारण इनको मानसिक अशांति, बेचैनी पैदा करता है। साथ ही इनके बनते बनते कामों को अवरुद्धता में तब्दील करता है। इसलिए आप इनको बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें। और इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए ये कर सकते हैं तो बुधवार के दिन हरे मूंग लेकर के और उसका हलवा बनवा करके और सफेद गाय को खिलाएं तो अवश्य इनको सरकारी नौकरी मिलती है। 7 बुधवार ऐसा करें, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप राशियों पर प्रकाश डाल दें महाराज। हाँ, देखिए, हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से जी। आज मेष राशि में उपस्थित चंद्रमा के कारण आप आराम महसूस करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपने शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए थोड़ा आराम की जरूरत है। अप्रत्याशित लाभ से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको अपने जीवन में सच्चे सम्मान की आवश्यकता है जो प्राप्त होगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज जीवन नया मोड़ लेगा। सांत्वना पाने के लिए आप स्वयं को अध्यात्म की ओर झुका हो पाएंगे। आपकी मुलाकात किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से हो सकती है जो आपको आपके करियर से संबंधित में मार्गदर्शन देगा। घरेलू मोर्चे पर आक्रामक प्रतिक्रियाएं देने से बचना चाहिए। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप अपने परिवार को प्राथमिकता देंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्रा की योजना बनाने के लिए एक आदर्श दिन आपके लिए साबित होगा। आज अच्छे हास्य से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। और वहीं आज अपने जीवन साथी के साथ परिवार के सदस्यों से दूर कोई आप घूमने फिरने जा सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आप छोटी मोटी घरेलू वस्तुओं पर बहुत सारा पैसा खर्च आज कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को चिंतित कर सकता है। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। अपनी असली क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आप में ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। पैसों से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं और आपको धन लाभ भी हो सकता है। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपका रूखा व्यवहार आपके दोस्त के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों की मदद से आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों को और उनके उद्देश्यों के बारे में आप जानकारी लेते हुए निर्णय दें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके पास अपनी मेहनत, अपनी सेहत और रंग रूप सुधारने के लिए पर्याप्त समय है। पिछले निवेश से आपकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद दिखाई देती है। वहीं आज अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको हम सलाह देते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आपके भाई बहन आपसे आर्थिक लाभ की अपेक्षा करेंगे। किसी विदेशी रिश्तेदार से मिलना और उससे उपहार प्राप्त होना आज खुशी का कारण बनेगा। और अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दयालु स्वभाव कई खुशियां देगा। नए अनुबंध आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे इच्छा अनुसार लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। मानसिक दबाव के कारण आज आप कई पुराने दोस्तों को छोड़ सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपको मानसिक तनाव और
से बचना चाहिए। लंबी अवधि के आधार पर निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए, आर्थिक लाभ रहेगा। मेहमान आपके दरवाजे पर आज आ सकते हैं। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज अपनी चीजों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे। यदि वित्त का प्रबंधन करना कठिन हो जाए तो आपको किसी बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए। प्रेम जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। खाली समय में आप लंबित काम निपटा सकते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। महाराज जी बहुत आभार आपका। लेकिन महाराज जी मैंने एक चीज़ देखा है, जब कुंडली में कोई दोष होता है, फिर चाहे वो मंगल दोष हो जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तो इंसान समस्याओं से घिर जाता है। लेकिन जब समस्याओं से घिरता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को जो इस सिचुएशन के पता चलने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं करना चाहते? देखिए, ये बात मान के चलिए कि राहु और केतु की ग्रह की धुरी के भीतर जी जब ग्रह सारे आ जाते हैं तो ऐसे में कालसर्प उत्पन्न होता है। जी और कालसर्प जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से चिंता पैदा होती है। और आप ये मान के चलिए कि वो कहीं न कहीं ये सोचने लगता है कि मेरे काम कैसे होंगे, आत्मबल कमजोर हो जाता है। जी और आत्मबल जब कमजोर होता है तो या फिर आपके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म पत्री का अवलोकन कराएं और उसमें कालसर्प दोष जरूर दिखवाएं। कुंडली में ये कालसर्प दोष आदमी को नकारात्मक बना देता है। कई आदमी को आप देखते हैं आशीष जी बड़े नकारात्मक होते हैं, और नकारात्मकता उनके पास आती कहां से है? नकारात्मकता केवल कालसर्प दोष से आती है। या फिर ये कह सकते हैं कि कुंडली में पितृ दोष जो होता है वो भी कालसर्प दोष पैदा कर देता है। अब आप मान के चलिए कि कुंडली में पितृ दोष बनता कैसे है। बड़ी सरल बात है कि ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष के बाद एक खतरनाक दोष जो माना जाता है वो पितृ दोष को ही माना जाता है। और व्यक्ति के पितृ दोष का जब योग बनता है तो आप मान के चलिए कि वो कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसको अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हाथ लगती। ऐसे में आपको कुंडली हमेशा सही तारीख और सही समय से ही हो तो दिखवानी चाहिए। नहीं तो ये मान के चलिए आप कि ज्योतिष में चिन्हों की राशि के चक्र के साथ जब आपका तालमेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपकी जन्म तारीख या समय ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो है आप ये मान लीजिए सारी चीजें जब मिलती हैं तब आपको मानना चाहिए कि आपकी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट टाइम की है। और कई लोगों को तो कुंडली में जब ये लगता है कि भाई हमें कोई दोष ही नहीं है, फिर उन लोगों को पितृदोष होता है। कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो न लगा के इधर उधर लगाते हैं। उनका फोटो दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए, तब उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पितृ योनि को प्राप्त जो होते हैं हमारे पूर्वज, पितृ के अभिप्राय हमारे पूर्वज हैं, और पितृ योनि को प्राप्त जो होते हैं आप मान के चलिए वो मोहवश असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वो पितृ के रूप में बनते हैं। ऐसे में पितृ को आप जो है पूजा करें, उनके लिए दान पुण्य करें, तो ये बहुत शुभ होता है। बहुत आभार आपका महाराज जी। मंगल ग्रह के दोष और उसके निवारण के बारे में आपने तमाम जानकारियां दी, राशियों पर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम। चलिए महाराज जी किन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।